नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। शुक्रवार को मुख्य संसदीय सचिव मामले की दिल्ली में सुनवाई होगी। 22 नवंबर को ये मामला लिस्ट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कैविएट दायर कर सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई है कि इस मामले में किसी भी प्रकार का फैसला देने से पहले अदालत, शीर्ष अदालत, भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लोगों का पक्ष सुने जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसमें याचिका दायर की थी। वहीं राज्य सरकार की तरफ से मुख्य संसदीय सचिव एक्ट को खत्म करने के खिलाफ, जो एक्ट को समाप्त किया गया है, उसके खिलाफ याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये एक्ट संविधान प्रक्रिया के अनुरूप बनाया गया था और इसे हाई कोर्ट ने गलत तरीके से निरस्त किया है। बहरहाल अब इस पूरे मामले की शीर्ष अदालत में शुक्रवार को सुनवाई होगी। इसके बाद ही दोनों राजनीतिक दल, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, दोनों राजनीतिक दल इसके बाद अगली अपनी रणनीति बनाएंगे कि आखिर किस प्रकार से इस मामले में आगे बढ़े, क्योंकि अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आस लगाए बैठी है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में कांग्रेस के पूर्व 6 मुख्य संसदीय सचिवों को और 3 विधायकों को, आर.एस. बाली, नंदलाल तथा भवानी सिंह पठानिया, जिन्हें तीनों कैबिनेट रैंक देकर चेयरमैन बनाया गया है, इन सभी 9 को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में लेकर अनसीट करने के लिए पटिशन दायर की जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि कानूनविदों से राय लेने के बाद, तमाम लीगल ओपिनियन लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पटिशन भी तैयार कर ली है और राजभवन में जाकर इस पटिशन को दिया जाएगा ताकि गवर्नर की मंजूरी के बाद इसे केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजा जा सके। लेकिन अब चूंकि ये तय हुआ है कि शुक्रवार को शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई होगी, इसके चलते अब ये माना जा रहा है कि कुछ समय तक, यानी कि शुक्रवार तक या इससे भी हो सकता कुछ दिनों आगे तक, भारतीय जनता पार्टी की जो कदमताल होनी थी, भाजपा ने जो राजभवन का रुख करना था, वो फिलहाल भाजपा थोड़ा उसका इंतजार कर सकती है। क्योंकि अभी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं और 20 नवंबर तक तमाम केंद्रीय नेता उन चुनावों में भी व्यस्त हैं। और जयराम ठाकुर जो कि दिल्ली से वापस शिमला लौट चुके हैं, तमाम दूसरे नेता, राजीव बिंदल या भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, आपस में बैठकर चर्चा करेगा। फिर दिल्ली में जाकर केंद्रीय हाईकमान के साथ रणनीति बनाने के बाद अगली कार्रवाई करते हुए पटिशन को राजभवन ले जाने की तैयारी करेगा। लेकिन फिलहाल फिर कहेंगे शुक्रवार तक का इसके लिए भाजपा इंतजार कर रही है कि शीर्ष अदालत से शुक्रवार को क्या फैसला आता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अभी शांत से नहीं बैठी है। राज्य सरकार, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू माना जाता है कि वह पूरे रणनीतिकार हैं, योद्धा हैं, हमेशा फाइटिंग स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते हैं, कभी भी वह लड़ने से नहीं डरते, जुझारू उनका नेचर है। उन्होंने भी यह तय कर लिया है कि अगर इस तरह का कोई मामला भाजपा आगे बढ़ाती है, अगर उनके कांग्रेस के विधायकों को अनसीट करने की तरफ अगर भाजपा आगे जाती है, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के भी 9 विधायकों का मामला विधानसभा सचिवालय में विचाराधीन है, यानी कि उसे भी कांग्रेस खोल सकती है। क्योंकि 9 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के सस्पेंशन का नोटिस विधानसभा सचिवालय के पास विचाराधीन है। तो ये दोनों तरफ से यूं कहा जाए कि दोनों की तर्कश में यहाँ पर तलवारें अंदर हैं, म्यान में तलवारें हैं, और तर्कश से तीर कब किस जगह निकालना है, किस प्रकार से निशाने पर लगाना है, यह सत्ता पक्ष भी तय कर चुकी है, विपक्ष भी तय कर चुका है। उस तरफ भी 6 पूर्व संसदीय सचिव और प्लस 3 चेयरमैन, 9 का आंकड़ा है। उस तरफ भी 9 का आंकड़ा है जो कि भाजपा के विधायकों को सस्पेंशन का नोटिस दिया। तो काफी रोचक ये मुकाबला होने वाला आने दिनों में। लेकिन इसके लिए सभी की निगाहें टिकी है शीर्ष अदालत के शुक्रवार को जो फैसले इस मामले पर सुनवाई होगी।
दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 400 से पार पहुंच गया, यानी कि दिल्ली खतरे की जद में आ गई है। और देश की राजधानी का खतरे की जद में आना स्वाभाविक रूप से पूरे देश की, चाहे अर्थव्यवस्था हो या पूरे देश की हालात हो, उसे बुरी तरह से झकझोर कर रख देता है। और इसी प्रदूषण की मार के चलते दिल्ली में 10वीं से 12वीं को छोड़कर, यानी कि 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद करने का दिल्ली सरकार ने आज फैसला कर लिया। सभी स्कूलों को फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, जिनमें प्राइमरी मिडिल स्कूल हैं, अधिकतर स्कूलों को बंद कर दिया। इसके अलावा कई दूसरे कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसमें माल भाड़ा गाड़ियों पर रोक लगा दी है, आवाजाही की रोक लगा दी है। और प्रदूषण के कारण खतरे की जद में आई दिल्ली के बाद पंजाब और हरियाणा में प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। पंजाब के भी कई स्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में भी हालात बद से बदतर हो गए हैं, क्योंकि बद्दी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से पार चला गया है। अगर दिल्ली 400 से पार है तो बद्दी भी 300 से पार चली गई है, यानी कि खतरा धीरे धीरे अब हिमाचल प्रदेश के सीमांत क्षेत्र बद्दी पर भी जबरदस्त दिखने लगा है। और इसी खतरे को देखते हुए जो दिल्ली में 400 से पार इंडेक्स चला गया, उसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिल्ली रूट पर भेजी जाने वाली अधिकतर बसों को बंद करने का फैसला लिया। इसे लेकर एचआरटीसी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, क्योंकि वोल्वो एचआरटीसी बसों को बंद कर दिया जाएगा जो डीजल पर आधारित चलती हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया गया है कि हम डीजल की गाड़ियों को चलने नहीं देंगे। इसके चलते एचआरटीसी अब सिर्फ उन्हीं बसों को भेज सकती है जो यूरो 6 हो या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, सीएनजी हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के पास, एचआरटीसी के पास ऐसी ज़्यादा गाड़ियां नहीं हैं। इसके चलते अधिकतर वोल्वो और दूसरी एचआरटीसी की बस सेवा को दिल्ली के लिए कुछ समय के लिए बंद किया जा रहा है, जो कि डीजल गाड़ियां हैं, चाहे वो वोल्वो हैं चाहे दूसरी बसेस हैं। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग के आधार पर वरिष्ठता की बात की जाए तो कार्मिक विभाग को इस बारे में अलग से आदेश जारी करने के लिए कहा गया, क्योंकि अभी तक अलग अलग डिपार्टमेंट अपने स्तर पर इसके ऑर्डर जारी कर रहे हैं। सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक साफ सुथरा आदेश जारी किया है, जिसमें यह कहा है कि जितने भी शिक्षा विभाग में कर्मचारी नौकरी पर लगे हैं, उन तमाम कर्मचारियों को उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उनकी सीनियोरिटी का लाभ दिया जाएगा। दूसरे तमाम वित्तीय लाभों पर और दूसरे तमाम जितने लाभ है उस पर बाद में फैसला होगा। लेकिन वरिष्ठता के लाभ को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट को लेकर कंफ्यूजन है, कर्मचारियों में कंफ्यूजन है, डीडीओ पावर्स रखने वाले अधिकारियों में कंफ्यूजन है। इसके चलते ये मामला सरकार तक गया। अब सरकार ने ये आदेश कार्मिक विभाग को जारी किए हैं कि आप एक जनरल डायरेक्शन बनाकर, इंस्ट्रक्शन बनाकर आप सभी विभागों को यह जारी कर दें कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर को आधार बनाकर आप ये आदेश जारी कर दें कि आपको कर्मचारियों को दूसरे वित्तीय लाभ बाद में उस पर फैसला किया जाएगा, चाहे वो पदोन्नति का लाभ हो या फिर उनकी इंक्रीमेंट का लाभ हो, प्रमोशन का लाभ हो, लेकिन उनकी वरिष्ठता उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ली जाएगी। इसे लेकर कार्मिक विभाग को आदेश जारी करने के लिए कह दिया गया है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। एक बार फिर शिक्षा विभाग शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की तैयारी में है। निदेशालय में एक बार फिर से शिक्षकों का वर्तमान स्टेशन के साथ रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आईटी ब्रांच को यह नया जिम्मा सौंपा है। बताया जा रहा है कि अब आईटी ब्रांच के अधिकारी जिला वाइज शिक्षकों का पूरा रिकॉर्ड एकत्रित करेंगे। उसके बाद कौन शिक्षक कब ट्रांसफर हुआ, पुराना स्टेशन कौन सा था, उसे अपडेट करते रहेंगे। सूत्रों की माने तो अब शिक्षक ट्रांसफर से पहले शिक्षकों का रिकॉर्ड देखा जाएगा, कितने समय बाद ट्रांसफर हो रही है, कितने स्टेशन अभी तक बदले जा चुके हैं। इन सभी बिंदुओं पर निदेशालय को काम करने के आदेश दिए गए हैं। इसके जरिए स्कूलों में शिक्षकों को खाली पदों का भी पता लग जाएगा। बड़ी बात यह है कि अब किसी भी शिक्षक की अगर
बदली होने के लिए आवेदन आता है तो पुराना रिकॉर्ड पहले खंगाला जाएगा। अगर ज़रूरत के आधार पर शिक्षक उपलब्ध होंगे तभी उक्त शिक्षकों को दूसरे स्टेशनों में भेजा जाएगा। विभागीय जानकारी के अनुसार अब एक बार फिर मार्च में खुलने वाली शिक्षक ट्रांसफ़र पॉलिसी ऑनलाइन प्रक्रिया से होगी, यानी कि जब इस एकेडमिक सत्र के बाद जब हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादले होंगे तो ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के दायरे में आ सकते हैं। ऑनलाइन टीजीटी, जेबीटी, सीएंडबी, शास्त्री व आर्ट शिक्षकों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की तैयारी शुरू कर दी है और ये सख्ती से निर्देश दिए गए अगले 1-2 महीनों में ये पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन कर लिया जाए। कल से 2000 से ज़्यादा वोकेशनल शिक्षकों की पॉलिसी को लेकर फैसला होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को वोकेशनल शिक्षकों की मांगों को लेकर अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में समग्र शिक्षा के निदेशक सहित प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग के निदेशकों को भी बुलाया गया है। बैठक में वोकेशनल शिक्षकों को राहत देने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर रणनीति तैयार होगी। वहीं निजी कंपनियों द्वारा वोकेशनल ट्रेनर पर लगाई गई शर्तों से भी निजात दिलाने को लेकर आज शिक्षा अधिकारी सरकार को सुझाव देंगे। इसके अलावा बैठक में वोकेशनल शिक्षक संघ से भी 4 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये प्रतिनिधि सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखेंगे। आपको बता दें कि शिमला में वोकेशनल शिक्षक ने 11 से 12 दिन कंपकंपाती ठंड में दिन रात हड़ताल की है। सरकार के आश्वासन मिलने के बाद शिक्षक वापस लौट आए हैं। वोकेशनल शिक्षक संघ की 2 टूक मांग है कि कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और उन्हें शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाए। मंगलवार को होने वाली बैठक में वोकेशनल शिक्षकों को लेकर क्या फैसला आता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हिमाचल प्रदेश में रुकी वन मित्र भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फील्ड पर अब युवाओं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना शुरू कर दिया है। एसडीएम स्तर की कमेटी युवाओं के दस्तावेज की जांच करेगी। यहां से लिस्ट फाइनल होने के बाद वन विभाग मुख्यालय शिमला भेजी जाएगी, जिसके बाद यहां से वन मित्रों की अंतिम सूची तैयार होगी और युवाओं को नौकरी मिलेगी। 15 नवंबर तक वन मित्र भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि रखी गई थी, लेकिन एसडीएम समय न दे पाने के कारण वन विभाग का ये काम आगे नहीं बढ़ पाया था। अब संबंधित तहसीलों के एसडीएम ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय देना शुरू कर दिया, जिसके बाद युवाओं को भी उस तिथि पर बुलाना शुरू कर दिया गया है। गौरव तलब है कि प्रदेश सरकार ने 2061 वन मित्र भर्ती करने की मंजूरी प्रदान की थी। इन पदों को भरने के लिए जिला स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी का काम आवेदनों की पड़ताल करना था जो कि वन विभाग को मिले थे। इन्हीं में से वन मित्र का चयन किया जाएगा। वन विभाग के इन पदों को भरने के लिए 70,000 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में पिछले साल 22 अक्टूबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग में 2061 वन मित्र की भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके अनुसार अब 75% अंक 12वीं कक्षा श्रेणी तथा 15 अंक आरक्षित श्रेणी एवं खेल इत्यादि गतिविधियों के आधार पर मिलेंगे। इसमें इकलौती बेटी, SC, ST, OBC, NCC, भारत स्काउट एंड गाइड और NCCS तहत राष्ट्रीय खेल कूद स्पर्धा के आधार पर मेरिट बनाई जानी है। नई करुणामूलक रोजगार नीति हिमाचल में बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सरकार एक नई करुणामूलक रोजगार नीति बनाने पर विचार कर रही है और इसकी प्लानिंग शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार उदार और सहानुभूति पूर्वक दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवेदकों के विभागवार ब्यौरा एकत्रित करने और प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिक से अधिक आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लें। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आयोग ने लिखित परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया है। इसमें 2 घंटे की परीक्षा में कुल 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही इसमें इंग्लिश के 20, हिंदी के 20, मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10वीं कक्षा के स्टैंडर्ड के होंगे। इसके साथ ही रीजनिंग के 10 और सामान्य ज्ञान के 20 अंक तय किए गए हैं। ग्राउंड टेस्ट पास करने वाले सभी युवाओं को लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग लेगा। इस बार ये भर्ती लोक सेवा आयोग को दी गई थी। आवेदन की आखिरी तिथि तक 1088 पदों के लिए 1,36,000 युवाओं ने आवेदन किया है, यानी एक पद के लिए 125 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। ये
ये इस भर्ती में अब तक सबसे ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। इससे पहले पुलिस विभाग कांस्टेबल भर्ती रेंज बार आयोजित की जाती थी, जिसमें जिला का कोटा निर्धारित होता था, लेकिन इस बार इस भर्ती प्रक्रिया को बदलना पड़ा है। इसके मुख्य दो कारण हैं। एक तो पुलिस मुख्यालय ने पिछली बार पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के बाद दर्ज हुई मामलों को देखते हुए इस बार भर्ती को करने से इनकार कर दिया था। दूसरा, राज्य सरकार भी चाहती है कि भर्ती स्टेट कार्डर जैसी प्रक्रिया में हो। इस भर्ती के जरिए आने वाले कांस्टेबल को ड्रग्स के खिलाफ विशेष ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए भर्ती की विशेष कांस्टेबल परिणाम के तहत किया जा रहा है। कांस्टेबल भर्ती में पुरुषों के 708 और महिलाओं के 380 पद भरे जाने हैं। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में बच्चों को 25% आरक्षण अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% रिजर्वेशन अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य शिक्षा में समावेशिता और समानता को बढ़ाना है। वंचित वर्गों के विशेष समूहों के बच्चे इन आरक्षित सीटों के लिए पात्र होंगे। स्कूल किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते और अधिक आवेदन वाले स्कूलों में प्रवेश लॉटरी के माध्यम से तय किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को ट्यूशन फीस या सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र व्यय के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है, जो कि कम भी हो तब भी भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि वंचित वर्गों के बच्चों को निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए सरकार द्वारा निरंतर कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश सरकार पर जबरदस्त जुबानी हमला बोला। शिमला पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं हिमाचल की सुक्खू सरकार की नाकामियों की हम बाहर जाकर चर्चा की है, झूठी गारंटियों की हमने कांग्रेस की जगह जगह हमने बात बताई है। उन्होंने ये कहा कि दो राज्यों में जो किए, हम महाराष्ट्र और दूसरा झारखंड, दोनों ही राज्यों में हमने बताया कि किस प्रकार कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में झूठी गारंटियां दी और झूठी गारंटियों के बूते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ एक गारंटी है, वो है मोदी। पूरे देश में कांग्रेस झूठी गारंटियों को पूरा देश नकार रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने झारखंड और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की हिमाचल में दी गई गारंटियों को बेनकाब किया है और वहां की जनता को असली सच्चाई बताई है कि हिमाचल में अभी तक एक भी गारंटी जमीनी स्तर पर नहीं उतरी है। संजौली मस्जिद विवाद में जिला अदालत में अगली सुनवाई अब 22 नवंबर को होगी। नगर निगम शिमला कमिश्नर कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर आज सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रवीण गर्ग की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही वक्फ बोर्ड ने एक शपथ पत्र भी तलब किया है। आज की सुनवाई में एमसी शिमला की तरफ से वकील पेश हुए। सुनवाई में 5 अक्टूबर को शिमला एमसी कोर्ट द्वारा फैसले पर जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड से एफिडेविट मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि संजौली मस्जिद कमेटी प्रधान मोहम्मद लतीफ प्रधान मस्जिद प्रधान के तौर पर वक्फ बोर्ड से अथराइज्ड था या नहीं। अब मामले में 22 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि नगर निगम आयुक्त की कोर्ट ने संजौली में मस्जिद के ऊपरी 3 फ्लोर को हटाने के नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत ने आदेश पारित किए थे। एमसी अदालत ने इसी निर्णय के खिलाफ ऑल हिमाचल मुस्लिम एसोसिएशन की ओर से शिमला जिला अदालत में याचिका दायर की थी। हमीरपुर के नगर निगम बनने पर यहाँ करीब 40,278 आबादी हो जाएगी। आबादी के नए मसौदे में तैयार प्रपोजल में अब 108 की जगह 84 रेवेन्यू विलेज शामिल किए जाएंगे। पहले ये प्रपोजल 28 गांव बाहर किए गए थे। हमीरपुर नगर परिषद में अभी 11 वार्ड हैं, लेकिन अब नगर निगम बन जाने से इनकी संख्या 22 हो सकती है। नगर निगम की कंप्लीट फाइल तैयार हो चुकी है। उसी आधार पर कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान की है, यानी अब कुछ दिनों में नगर निगम हमीरपुर की नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगी। उधर बद्दी की बात की जाए तो बद्दी नगर निगम का दर्जा बढ़ाने का भी कैबिनेट में फैसला हुआ है, लेकिन इस फैसले को लेकर पूर्व सीपीएस एवं वहां के स्थानीय विधायक राम कुमार चौधरी अपनी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस प्रकार का फैसला लेने से बद्दी के लोगों पर टैक्स लगेगा। लेकिन उधर सरकार की मंशा है
कि जिस प्रकार से वहाँ पर बेतरतीब हालात हैं, बद्दी को पूरी तरह से संगठित किया जाए, बद्दी को ऑर्गेनाइज्ड किया जाए, बद्दी में कम से कम जो टैक्स आए उस टैक्स का, और ये टैक्स इंडस्ट्री के ऊपर लगेगा, आम लोगों के ऊपर नहीं लगेगा, उस टैक्स के माध्यम से वहाँ की लोगों को प्रदूषण रहित कम से कम माहौल दिया जाए। बहरहाल इस मामले में जरूर राम कुमार चौधरी सरकार से नाराज हैं। रामपुर उपमंडल में कई ग्रामीण इलाकों में भालुओं का आतंक हो गया, जिससे ग्रामीण सहमे हुए हैं। वन विभाग ने भालुओं की समस्या से निपटने के लिए पहली बार वहां पर एक नया सिस्टम स्थापित किया है। ये सिस्टम अगर कारगर स्थापित हुआ तो आने वाले समय में वन विभाग जंगली जानवरों से निपटने के लिए इस प्रणाली का इस्तेमाल बाकी जगह भी करेगा। अब तक प्रदेश के सिरमौर जिला में हाथियों से फसलों को बचाने के लिए इस सिस्टम को लगाया गया है। रामपुर के शाहधार पंचायत में बीते 3 दिन से भालू ने 16 गाय पर जानलेवा हमला कर उन्हें मौत के घाट उतारा है, जबकि 3 लोगों को मादा भालुओं ने भी हमला कर जख्मी किया है। इसे देखते हुए वन विभाग रामपुर ने शाहधार पंचायत में यह सिस्टम पायलट परियोजना के आधार पर स्थापित किया है। वहीं विभाग ने भालू के एक बच्चे को पिंजरे में पकड़ा है, जिसे सरान में वन विभाग की देखरेख में रखा गया है। वन विभाग की रैपिड रेस्क्यू टीम में दिन रात भालू की निगरानी कर रहे हैं। पिछली कल छोटा बंगाल में घास काटने गई एक महिला को भालू ने अपने शिकार बनाया था। भालू के हमले से महिला की दुखद मौत हो गई थी। जिला बिलासपुर के उपमंडल झड़ूता के नदियार गांव में रंगड़ों के काटने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। बुजुर्ग व्यक्ति खेत में काम कर रहा था, इसी बीच रंगड़ों ने हमला कर दिया। 81 साल के निक्का बीती शाम को अपने खेतों में काम कर रहे थे। इस दौरान झाड़ियों को काटते समय रंगड़ों ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। इसके बाद परिजन बुजुर्ग को बड़सर अस्पताल ले गए, जहां से हमीरपुर अस्पताल रेफर किया गया। हमीरपुर अस्पताल में उपचार के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। उधर सिरमौर में भी पिछले कल ऐसा ही एक मामला सामने आया। कहते हैं कि मां का रिश्ता सभी रिश्तों से अनमोल यूं नहीं होता। कई ऐसे उदाहरण हैं जब मां ने अपने लाल का जीवन बचाने के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया हो। ऐसा ही एक एग्जाम्पल सिरमौर जिला की सलाई क्षेत्र में सामने आया। कांडो भटनोल पंचायत के गांव बोहल में शनिवार को रंगड़ों के हमले से मां ने अपने 3 साल के मासूम बच्चे को बचाते बचाते अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार अनु 28 साल अपने घर के पास घास काट रही थी, वहीं बेटा भी साथ ले गई थी। अचानक घासन में खीड़ के पेड़ पर बने छत ने रंगड़ों ने मासूम बच्चे पर हमला कर दिया, लेकिन मां ने अपनी जान की परवाह किए बिना फट से अपना ढाटू खोलकर ढाटू उतारकर उस बच्चे को पूरी तरह से ढाटू से ढक लिया और अपने आगोश में ले लिया। इससे बच्चा तो बच गया, लेकिन मां बुरी तरह से रंगड़ों की चपेट में आ गई, क्योंकि जब बच्चे को मां ने बचा लिया तो उन रंगड़ों का हमला सीधी मां पर हो गया। इसके बाद मां को पूरी तरह से रंगड़ों ने काट लिया, जिससे उसकी दुखद मौत हो गई। उसके बाद शिमला में मजदूरी कर रही अपने पति को फोन के माध्यम से इसकी जानकारी दी। महिला के चीखने की आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे, लेकिन उपचार के लिए जब उसे अस्पताल ले गया तब तक काफ़ी देरी हो चुकी थी। यहाँ पर महिला व बच्चे दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन महिला ने अस्पताल पहुँचते पहुँचते दम तोड़ लिया, जबकि बच्चे को नाहन मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है और खतरे से पूरी तरह से बाहर बताया जा रहा है। मणिकर्ण घाटी के तहत कसोल में झारखंड के एक पर्यटक की मौत हो गई। पर्यटक दोस्तों के साथ यहां घूमने आया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 16 नवंबर की शाम को चंचल कुमार, जो कि 68 ईयर्स के हैं, अचानक तबीयत बिगड़ी। वे अपने दोस्तों के साथ मणिकर्ण घाटी आया था। कसोल में ही एक होटल में रुका हुआ था। रात करीब 10:30 बजे उसे उपचार के लिए CHC जरी लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुल्लू जिला के पशुपालन विभाग में फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। आरोपी की 29 सितंबर 2022 को ज्वाइनिंग हुई थी। पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर राजेंद्र पाल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उपनिदेशक ने शिकायत में कहा कि अशोक कुमार निवासी देवली तहसील आनी की 29 सितंबर 2022 को बतौर पशु औषधि योजक अग्रीमेंट आधार पर नियुक्ति हुई थी। अशोक कुमार पशु औषधालय वंशालय में सेवाएं दे रहा था। नियुक्ति के बाद उसने जमा किए सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए
भेजे जो कि पूरी तरह से फर्जी पाए गए। इस आधार पर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, नौकरी से उसे बाहर कर दिया गया और पुलिस भी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मौसम बिगड़ने की प्रबल संभावना बन गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार जिला बिलासपुर व सुंदरनगर मंडी में 22 नवंबर तक सुबह शाम को घना कोहरा छाए रहने से येलो अलर्ट बना रहेगा। येलो अलर्ट की भी चेतावनी यहाँ पर दी गई है। आज बिलासपुर में बहुत घना कोहरा दर्ज किया गया था। इससे ये कहा गया कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों में और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। उधर मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की वजह से लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और खासकर रात के समय वाहनों की आवाजाही में भी दिक्कत हो सकती है। इसे लेकर भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि रात के समय जिन सड़क किनारे, जिन सड़कों में घना कोहरा छाया रहता है, वहां पर रात के समय सावधानी से गाड़ियां चलाएं, क्योंकि अक्सर इस मौसम में और कोहरे के समय दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।